दोस्तों, जो वक्त की इज्जत नहीं करता, वक्त उसकी इज्जत नहीं करता। अगर यही बातें हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दशक के अभिनेताओं को केंद्र में रखकर कही जाए तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही समीकरण देखने को मिलता है, जहाँ धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बेहद प्रतिभाशाली एक्टर होने के बावजूद अमिताभ सबसे आगे निकल गए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब स्टारों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ इन सबसे आगे निकल गए। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र साहब से। फिल्म शोले में जय की भूमिका के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी को अमिताभ की सिफारिश करते हुए धर्मेंद्र ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वे अमिताभ से असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कब हुआ भाई, जब धर्मेंद्र अमिताभ से असुरक्षित हो गए। दरअसल ये वक्त आया था 70 के दशक के अंत में, जब अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी को शान और राम बलराम जैसी फिल्मों के लिए साइन किया गया। शोले की सफलता को दोहराने के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी को लिया, लेकिन इस बार अमिताभ के किरदार को न केवल धर्मेंद्र के किरदार के बराबर रखा गया बल्कि कहीं कहीं पर तो भारी भी लग रहा था। धर्मेंद्र ने ये बात फिल्म की कहानी में नोटिस की और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि उन्होंने शान फिल्म को छोड़ दिया। धर्मेंद्र जी के फिल्म छोड़ने के पीछे बहुत से जानकार बताते हैं कि निर्देशक रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद की जोड़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र से ज़्यादा तवज्जो अमिताभ को दे दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं और उस समय के दौर पर हर फिल्मकार अमिताभ को ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, जिसमें अमिताभ की प्रसिद्धि और उनके अद्भुत अभिनय कौशल का भी हाथ था। अब बात अभिनय कौशल की निकली आई है तो इस संबंध में फिल्म राम बलराम का जिक्र होना तो लाजमी है। फिल्म के निर्देशक विजय आनंद बताते हैं कि इसकी शूटिंग के दौरान धर्म जी अमिताभ से काफ़ी असुरक्षित हो गए थे और अक्सर उनके सोलो शॉट देखने की मांग किया करते थे। साथ ही जब दोनों सिंगल फ्रेम में होते थे तो धर्म जी अमिताभ को ओवर शैडो करने की कोशिश करते थे और इस प्रयास में धीरे से बोलने जाने वाले संवादों को भी जोर जोर से बोलने लगते थे। नतीजन उनका परफॉर्मेंस अमिताभ के आगे धूमल पड़ जाता। इसके विपरीत अमिताभ थोड़ा सोच समझकर संतुलित ढंग से अपने संवादों को बोलते, जिसे आप फिल्म देखते हुए भी अनुभव कर सकते हैं। बात करें राजेश खन्ना साहब की तो एक समय पर लगातार 17 हिट फिल्म देकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की उपाधि हासिल करने वाले इस अभिनेता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस पतले दुबले लड़के की उसी की प्रेमिका के सामने बुराई कर रहे हैं वही लड़का उनसे सुपरस्टार की कुर्सी छीन लेगा। कहते हैं कि साल 1972 में आई फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान अक्सर अमिताभ जया बहादुरी से मिलने फिल्म के सेट पर जाया करते थे, जो कि राजेश खन्ना को अच्छा नहीं लगता था। इसका कारण भले जो भी हो, पर जया बहादुरी को अमिताभ से दूर रहने की सलाह देते हुए राजेश खन्ना कहते हैं कि इस लड़के का फिल्मों में कोई भविष्य नहीं है। जया जिन्हें अमिताभ की प्रतिभा पर यकीन था, वो कहती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने इशारे पर नचाएगा और वो वक्त 2-4 सालों में आ भी गया। जब 1973 में आई फिल्म जंजीर की बेशुमार सफलता के बाद अमिताभ ने बैक टू बैक दीवार और शोले जैसी बड़ी हिट फिल्में दे डाली। कहा जाता है कि 1973 से ही अमिताभ राजेश खन्ना पर भारी पड़ने लगे थे। दरअसल मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म आनंद के बाद फिर से अमिताभ और राजेश खन्ना को साथ में साइन किया। ये फिल्म थी नमक हराम, जिसमें अमिताभ का अभिनय देखकर राजेश खन्ना को लगने लगा था कि कहीं अमिताभ उन पर भारी ना पड़ जाए। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने दोनों अभिनेताओं को पूछा कि से कौन फिल्म के क्लाइमेक्स में मरना चाहेगा। राजेश खन्ना इस बात पर अड़ गए कि फिल्म के डेथ सीन उन्हीं पर फिल्माया जाए, क्योंकि उनको लगता था कि जिस भी फिल्म में उनकी मौत होती है वो फिल्म हिट हो जाती है। साथ ही राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि
अमिताभ को दर्शकों की सहानुभूति मिले, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की रिलीज के कुछ समय पहले ही रिलीज हुई फिल्म जंजीर ने सारे समीकरण बदल डाले। नतीजन नमक हराम के डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के पोस्टर बदल दिए। पुराने पोस्टर में राजेश खन्ना की बड़ी सी तस्वीर थी और अमिताभ कहीं कोने में दिख रहे थे, लेकिन फिल्म के जंजीर हिट होते ही अमिताभ के बड़े बड़े पोस्टर रिलीज कर दिए गए। यही नहीं, फिल्म के रिलीज होते अमिताभ के अभिनय की हर कोई तारीफ कर रहा था। उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया। जाहिर है इस फिल्म के बाद अमिताभ और राजेश खन्ना ने कभी एक साथ काम नहीं किया। हालांकि ये भी सत्य है कि राजेश खन्ना एक रोमांटिक हीरो थे और उनकी फिल्मों का कोई भी तोड़ नहीं था, लेकिन 80 का दशक आते आते रोमांटिक फिल्मों की जगह एक्शन फिल्मों ने ले ली थी और यही कारण राजेश खन्ना पिछड़ गए और अमिताभ दिन पर दिन बतौर यंग मैन स्थापित करते चले गए। तो अब बात कर लेते हैं उस एक्टर के बारे में जिसे 70 के दशक में अमिताभ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया। जी हां, आप सही समझे, हम विनोद खन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर फिल्म में अमिताभ को कांटे की टक्कर दी, लेकिन इनके किए गए कुछ फैसलों ने उन्हें अमिताभ के कद तक नहीं पहुंचने दिया। 70 के दशक में विनोद खन्ना बैक टू बैक हिट फिल्म दिए जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें अमिताभ का सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा था। फिल्म मुकद्दर के सिकंदर के दौरान विनोद खन्ना को लगा कि उनका रोल अमिताभ के रोल से काफ़ी छोटा है। हालांकि पहले इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाना था, लेकिन निर्माताओं को लगा कि फिल्म में ऐसा अभिनेता होना चाहिए जो दिखने में अमिताभ से बेहतर हो और हीरोइन अमिताभ को उसके लिए छोड़ सके। हालांकि विनोद खन्ना का रोल छोटा जरूर था, पर उन्होंने इस फिल्म के लिए अमिताभ से ज्यादा फीस चार्ज करी। खैर, विनोद खन्ना इससे पहले अमिताभ बच्चन के लिए खतरा बन पाते, उनका मन फिल्मों से उचट गया और वो अध्यात्म की तलाश में ओशो के आश्रम पहुंच गए। इसी लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा भी आते हैं, जिनका अमिताभ से 36 का आंकड़ा रहता था और अपने पूरे कैरियर के दौरान खुद को अमिताभ से बड़ा अभिनेता दिखाने की कोशिश करते रहे। और ये बात हमें फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान देखने को मिली, जहां दोनों के बीच हमें काफी तनातनी देखने को मिली। दोनों अभिनेता काफी हद तक एक दूसरे के विरोधाभास थे, जहां अमिताभ सेट पर समय से पहले आ जाते थे और शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर 4 से 5 घंटे लेट आते थे। अमिताभ सेट पर मेहनत करते, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा एक बार कहानी पढ़ते और बड़े से बड़े सीन को शूट कर लेते। इन दोनों को एक साथ किसी फिल्म में लेना बड़े से बड़े फिल्मकारों को पापड़ बेलने पड़ते थे। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म को करने में तभी राजी होते थे जब फिल्म में अमिताभ से ज्यादा उन्हें फीस मिले, भले फिल्म में उनका रोल छोटा ही क्यों ना हो। और ऐसा ही कुछ शत्रुघ्न सिन्हा ने शान में किया था। आखिरकार 1982 की फिल्म देश प्रेमी में शत्रुघ्न सिन्हा के गैर पेशेवर व्यवहार को देखते हुए ये रोल नवीन निश्चल को दे दिया गया। इसके बाद बतौर लीड एक्टर दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई और 80 का दशक आते आते शत्रुघ्न सिन्हा का मुख्य नायक स्टारडम गिरने लगा और इसके बाद उनकी सभी फिल्में बतौर सहायक अभिनेता ही रहीं। शत्रुघ्न सिन्हा खुद को अमिताभ के टक्कर का हीरो समझते रहे हों, लेकिन सत्य यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा की साल में सभी फिल्में मिलाकर जितनी कमाई करती थी उतना अमिताभ की एक ही फिल्म कर लेती थी। और ये सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही नहीं था, बल्कि उस दौर के सभी एक्टरों के साथ होता था, फिर चाहे ऋषि कपूर हो, शशि कपूर हो या संजीव कुमार हो। वैसे आपकी क्या राय है अमिताभ को लेकर के, हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।